नमस्कार आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। मित्रों, आपको जैसे पता है कि मैं एनटीपीसी के पूरे पीवाईक्यू करवा रहा हूं। इसके पहले मैंने आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स तथा हिस्ट्री के भी महत्वपूर्ण पीवाईक्यू करवा चुका हूं। ये हिस्ट्री की हमारी पूरी अभी सीरीज चल रही है। इसके पहले मैंने अभी आप 50 क्वेश्चन अभी करवाए थे, ठीक है। 50 क्वेश्चन इसके पहले करवाए थे और ये हमारा क्या रहेगा, सेकेंड पार्ट रहेगा 50 क्वेश्चन का। इसके पहले मैं 150 प्रश्न प्लस प्रश्न करवा चुका हूँ हिस्ट्री को, जो पीवाईक्यू है। अगर आप नहीं देखा तो आप जाके देख लीजिए। इसमें आपको जो 50 प्रश्न देखने को मिलेंगे, ये तीनों काल से देखने को मिलेंगे, ठीक है। प्रारंभिक काल हो, आधुनिक काल हो, ये गांधी युग हो, सबसे देखने को इसमें मिलने वाले हैं। तो शुरू कर लेते हैं आज के हमारा पहले प्रश्न से। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, महाबलीपुरम मंदिर निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासनकाल में बनवाया गया था। जो महाबलीपुरम मंदिर है, किस राजवंश के शासनकाल में बनवाया गया था। तो इसका सही उत्तर होगा पल्लव। क्या पल्लव राजवंश के शासनकाल में जो है महाबलीपुरम मंदिर, ये राजवंश के द्वारा में बनवाया गया था। अगला है, 1191 में लड़े गए तराइन के पहले युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किसको हराया था। मोहम्मद गौरी को किसने हराया था। तो मोहम्मद गौरी को किसने हराया था, कौन से युद्ध में। 1991 में जो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, तो पृथ्वीराज चौहान ने हराया था। मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान ने हराया था, याद रखिएगा। अब देखिए, इनके बीच कुल 3 युद्ध हुए थे। तराइन के बीच जो है, तराइन में कुल 3 युद्ध हुए थे। कौन कौन से 3 युद्ध हुए थे। प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध तथा सेकंड युद्ध, तृतीय युद्ध, ठीक है। तो जो प्रथम युद्ध था 1991 में हुआ था, द्वितीय युद्ध 1992 में हुआ था, और तृतीय युद्ध जो है किस में हुआ था, 1216 में हुआ था, ठीक है। देखिए, जो तराइन का प्रथम युद्ध है 1991 में हुआ था। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया था और मोहम्मद गौरी भग गया था। इसके बाद सेकंड आया तराइन के युद्ध, इसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को हराया और मार डाला, ठीक है। तो इसमें क्या किया, मोहम्मद गौरी ने क्या किया, पृथ्वीराज को हराया और पृथ्वीराज को मार डाला, ठीक है। तो ये युद्ध कौन जीता, पृथ्वी। इस बार जो कौन जीत गया, मोहम्मद गौरी जीत गया, ठीक है। तराइन का जो तृतीय युद्ध था जनवरी 1216 में हुआ था। इस युद्ध में दिल्ली सल्तनत के ममलूक राजा इल्तुतमिश, यानी गुलाम वंश के जो राजा था इल्तुतमिश ने पूर्व गौरी सेनापति ताजुद्दीन यल्दीज को हराया और उसे बंदी बना लिया था। तो कुल 3 युद्ध हुए थे, याद रखिएगा। अगला है, पाल वंश था। तो पाल वंश क्या था, ये आपको बताना है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा। क्या ऑप्शन नंबर दूसरा। एक वंश जो पूर्वी भारत में प्रकट हुआ था, जो जिनका विस्तार कहाँ, पूर्वी भारत साइड हुआ था, उसी वही पाल वंश था। अगला है, निम्नलिखित में से किस वंश के संस्थापक दंती वर्मन या दंती दुर्ग थे। दंती वर्मन कह दीजिए, दंती दुर्ग एक ही नाम है। तो किस वंश के संस्थापक थे, तो ये थे राष्ट्रकूट के संस्थापक थे। किसके, राष्ट्रकूट के संस्थापक थे, याद रखिएगा, ठीक है। और राष्ट्रकूट का विस्तार किधर था, तो राष्ट्रकूट का विस्तार जो है भारत के दक्षिण साइड में था। दक्षिण साइड में देखिए, दंती दुर्ग ने चालुक्य साम्राज्य को हराकर राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना की। तो किसको साम्राज्य को हराकर, चालुक्य साम्राज्य को हराकर राष्ट्रकूट राज्य की स्थापना की गई। किसके द्वारा की गई, तो दंती दुर्ग के द्वारा की गई। दंती दुर्ग के बाद कृष्ण प्रथम राष्ट्रकूट वंश के शासक बने। कृष्ण प्रथम ने एलोरा के कैलाश मंदिर नाथ मंदिर का निर्माण करवाया। राष्ट्रकूट वंश ने 8वीं से 10वीं शताब्दी के बीच दक्षिण भारत पर शासन किया। तो कहाँ, ये दक्षिण भारत साइड थे, ठीक है। राष्ट्रकूट जो वंश की राजधानी क्या थी, कर्नाटक के गुलबर्गा में थी, ये भी याद रखिएगा। अगला है, 12वीं शताब्दी में कल्हड़ द्वारा रचित राजतरंगिणी मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी गई थी। देखिए, कल्हड़ द्वारा एक महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी गई थी, उसका नाम था राजतरंगिणी। राजतरंगिणी में क्या, कश्मीर का इतिहास बताता। किसका, कश्मीर का इतिहास बताता। और ये संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। किसके, संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। बाद में इसका अनुमान विभिन्न लोगों द्वारा विभिन्न प्रकार से किया गया, जैसे कि अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे देखिए, पहला बिंदु है राजतरंगिणी का अर्थ है राजाओं की नदी। ये पूछा गया था कि इसका अर्थ क्या होता है। कल्हड़ द्वारा ऐसे पूछा गया था, कल्हड़ द्वारा लिखित राजतरंगिणी जो कि कश्मीर का इतिहास बताती है। राजतरंगी शब्द से क्या तात्पर्य है, तो राजाओं की नदी कहा जाता है, याद रखिएगा। यह कश्मीर के राजाओं में एक ऐतिहासिक और पौराणिक क्या है, वृत्तांत है। तो ये कश्मीर का इतिहास बताती है। यह कश्मीर के बारे में प्रारंभिक जानकारी देती है। इसमें 7,826 श्लोक हैं, जिसमें 8 पुस्तकों में बांटा गया है। कश्मीर जो है, कल्हड़ थे कश्मीर के राजा हर्ष राजकवि थे। तो जो कश्मीर के हर्ष थे, हर्ष के राजकवि थे, वहाँ के राजा थे, ठीक है।
और अगर बात की जाए जॉन उल आबिदीन ने रास्तंगड़ी का जो फारसी में अनुवाद किया था। अगला है 11वीं शताब्दी में महमूद गजनवी के शासनकाल में एक छोटा सा शहर गजनवी के विशाल साम्राज्य की स्थान राजधानी बन गया। तो इसका सही उत्तर क्या होगा हमारा ऑप्शन अफगानिस्तान। एक यहाँ से हमारा सही उत्तर होगा। अगला है कन्नौज का युद्ध शेरशाह सूरी और मुगलों के नेतृत्व में के बीच लड़ा गया था। तो शेरशाह सूरी और मुगल जो कौन था हुमायूं के बीच लड़ा गया था कन्नौज का युद्ध। ठीक है, और फिर इसी में जो है निम्नलिखित बिंदु भी शामिल है। जैसे यह युद्ध 17 मई 1540 को उत्तर प्रदेश के कन्नौज में हुआ था। ठीक है, तो जो ये युद्ध हुआ था शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच, हुमायूं कौन था मुगल शासक था। ठीक है, तो ये किसके किसके बीच हुआ, तो यह युद्ध 17 मई, डेट याद रखिएगा 17 मई 1540 को उत्तर प्रदेश में कन्नौज है जहाँ का इत्र फेमस है वहाँ हुआ था। ठीक है, इस युद्ध को बिलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। इस युद्ध में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया था। तो शेरशाह सूरी ने हराया था। इस युद्ध के बाद हुमायूं को ईरान भागना पड़ा था। तो अपना देश छोड़ के ईरान भागना पड़ा था हुमायूं को। इस युद्ध के बाद शेरशाह सूरी ने उत्तरी भारत में सूर साम्राज्य की स्थापना की थी। देखिए यहाँ से भारत, ठीक है, तो भारत मुगल का भारतों में क्या था शासन था। इसके पास ही यहीं से अफगानिस्तान के रास्ते ये कहाँ इसको भागना पड़ा, ईरान भागना पड़ा था। ठीक है, शेरशाह किसको, हुमायूं को शेरशाह सूरी ने खदेड़ दिया था। चूंकि वो फिर आया था 1555 में, फिर उसने क्या की लड़ाई लड़ी और वो जीत गया था। अगला है निम्नलिखित में से किस राजा ने हर्षवर्धन को हराने के बाद दक्षिणेश्वर यानी कि दक्षिण का स्वामी की उपाधि धारण की थी। तो किसने धारण की थी, तो इसका सही उत्तर होगा हमारा अफगान, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, पुलकेशिन द्वितीय ने धारण की थी। अब देखिए अगला है, देखिए चालुक्य वंश के राजा पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराने के बाद दक्षिणेश्वर यानी कि दक्षिण के स्वामी की उपाधि धारण की थी। पुलकेशिन द्वितीय ने 618 ईस्वी में नर्मदा नदी के किनारे हर्षवर्धन को हराया था। अगला है तुलुक वंश के निम्नलिखित राजाओं में से किसने यमन राज स्थापनाचार्य की स्थापना जो है इस उपाधि धारण की थी। तो किसने किया था, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा कृष्णदेव राय। तो तीसरा यहाँ से सही उत्तर होगा। अगला है ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग को दिल्ली और अमृतसर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या कहा जाता है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या कितनी कहा जाता है, तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 कहा जाता है, याद रखिएगा 1 यहाँ पे आ जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा द कंप्लीट एडवेंचर ऑफ फेलुदा पुस्तक के लेखक है। तो कौन इस पुस्तक के लेखक है, कंप्लीट एडवेंचर ऑफ द फेलुदा, इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो इस पुस्तक के लेखक सत्यजीत रे है। क्या है, सत्यजीत रे है। अगला है अपने धन की निकासी सिद्धांत के निम्नलिखित में से किसने कहा कि ब्रिटेन भारत को पूरी तरह से निष्कासित कर रहा है। जो ब्रिटेन है भारत को पूरी तरह से, तो ये सिद्धांत दिया था दादा भाई नौरोजी ने, गोल्ड मैन ऑफ इंडिया। अगला है भारत का राष्ट्रीय गीत किस पुस्तक में से संकलित है। जो भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है, उसका पुस्तक से संबंधित है, तो आनंद मठ। ठीक है, जैसे कि कौन सा हो गया वंदे मातरम। अगला है भारतीय स्वतंत्रता सेनानी की आत्मकथा वे IMN एथिक्स किसकी है, तो किसकी है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर भगत सिंह की है, भगत सिंह। एक यहाँ से सही उत्तर होगा। अगला एक पिता से उसकी पुत्री को पत्र निम्नलिखित में से स्वतंत्रता सेनानियों में से किसके द्वारा लिखा गया था, तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया था। अगला है निम्नलिखित में से कौन उपन्यास रेस समाधि का लेखक है। तो रेस समाधि का उपलेखक कौन सा उपन्यास है, तो गीतांजलि श्री। कौन सा, गीतांजलि श्री। 2 यहाँ से सही उत्तर होगा। अगला है आंदोलन शुरू करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्र में भारत छोड़ो प्रस्ताव की पुष्टि की गई थी। तो कहाँ से की गई थी भारत छोड़ो प्रस्ताव की पुष्टि, तो बंबई से की गई थी, याद रखिएगा। यहाँ से हमारा एक सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सरोजिनी नायडू ने में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। तो कब किया था, तो ये इन्होंने किया था 1925 में। कब, 1925 में। और 1924 में किसने किया था, 1924 में गांधी जी ने किया था। बहुत पूछा जाता है क्योंकि गांधी जी ने केवल मात्र एक ही अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, बेलगाम कर्नाटक 1924 की अध्यक्षता की थी। 1925 की स्थापना किसने किया था नेतृत्व, तो सरोजिनी नायडू ने किया था। अगला ATM जैक्सन की हत्या में शामिल होने के कारण किसे फांसी की सजा दी गई थी। तो किसे फांसी की सजा दी गई थी, तो ये कृष्ण जी गोपाल कर्वे को जो है फांसी की सजा दे दी गई थी। अगला है
भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान 1907 में जर्मनी में भारत का झंडा किसने फहराया था? तो जर्मनी में भारत का झंडा किसके द्वारा फहराया गया था? तो ये भीकाजी कामा के द्वारा फहराया गया था, याद रखिएगा। 4। अगला है, भारत में ब्रिटिश शासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से गवर्नर पद को बंगाल जनरल के पदोन्नत करने के बाद पहला गवर्नर जनरल बना था? तो कौन ऐसा हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, वारेन हेस्टिंग। कौन सा? वारेन हेस्टिंग दूसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली को ब्रिटिश भारत की राजधानी घोषित किया गया था? तो किस अधिनियम के तहत जो है कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली को भारत की ब्रिटिश राजधानी घोषित किया गया था? तो ये मार्ले मिंटो अधिनियम 1919, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए। अगला है, गदर पार्टी की स्थापना में सोहन सिंह भकना, कांसीराम हरनाम सिंह, टुंडीलाट और लाला हरदयाल और अन्य द्वारा की गई थी। तो कब की गई थी गदर पार्टी की स्थापना? तो गदर पार्टी की स्थापना 1913 में की गई थी। उनका 1913 में की गई थी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रांतिकारी अनुशीलन समिति से जुड़ा था? तो अनुशीलन समिति से कौन सा क्रांतिकारी जुड़ा था? तो ऑप्शन नंबर 2, जितेंद्र मोहन से गुप्ता जुड़े थे। दूसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, 1902 में निम्नलिखित में से किसने कहा था कि भारत को उसके लाभ से के लिए नहीं बल्कि उसके विजेताओं के लाभ के लिए शासित किया जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा, एनी बेसेंट इसका सही उत्तर हो जाएगा। और एनी बेसेंट ही कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने ब्रिटिश भारतीय सरकार को बिना मुकदमे के किसी को भी गिरफ्तार करने का अधिकार दिया था? तो कौन सा था? ये रॉलेट अधिनियम था। इसी को ही काला कानून कहा गया था। अगला है, 1905 में बनारस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने औपचारिक रूप से स्वदेशी आंदोलन को किसकी अध्यक्षता में अपनाया था? तो सीधा सीधा पूछ रहा हूं, 1905 में जो है बनारस का जो कांग्रेस अधिवेशन था किसने किया था? ये गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। किसने? गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। अगला है, जलियांवाला हत्याकांड के खिलाफ विरोध के परिणाम स्वरूप हुआ था। तो विरोध के परिणाम स्वरूप क्या हुआ था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 79 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2, रॉलेट एक्ट हुआ था। क्या? रॉलेट एक्ट हुआ था। अगला है, औपनिवेशिक सरकार द्वारा में विद्रोही सभाओं को रोकने का अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये कब पारित किया गया था? तो ये 1907 में पारित किया गया था। 4 यहाँ से हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला है, साइमन कमीशन भारत में कब आया था? तो साइमन कमीशन भारत में 1928 में आया था। अगर पूछा जाए साइमन कमीशन कब बन के तैयार हुआ था? 1927 में। इसी में जो गो कमीशन के नारे लगे थे। अगला है, ब्रिटिश भारत से पहले निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय अर्थव्यवस्था की एक विशेषता थी? तो कौन सी भारतीय अर्थव्यवस्था की एक विशेषता थी? तो 82 का सही उत्तर हो जाएगा स्वतंत्र अर्थव्यवस्था। क्या? स्वतंत्र अर्थव्यवस्था। अगला है, 1919 में महात्मा गांधी द्वारा विरोध किया गया कौन सा अधिनियम भारतीय लोगों की नागरिक स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक अधिकारों पर सीधा हमला था? तो कौन सा था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा 83 का सही उत्तर रॉलेट एक्ट। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन असहयोग आंदोलन से संबंधित नहीं है? तो असहयोग आंदोलन से जिसका कोई संबंध इस चारों विकल्पों में से नहीं। तो एक, लाहौर में पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर, इसका संबंध असहयोग आंदोलन से नहीं है। अगला है, 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने 72 अनुयायियों के साथ से दांडी मार्च यात्रा शुरू किया। तो कहाँ से शुरू किया था ये आपको बताना। ये साबरमती आश्रम से शुरू किया था। ये सभी आपको पता होगा। अगला है, गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किस वर्ष किए गए थे? तो गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर जो 1931 में किए गए थे। आप कुछ देख रहे होंगे चीज़ें को है, इन प्रश्नों को जो मैं डिटेल से भी नहीं करवा रहा हूँ। इसका कारण मात्र यही है कि इन प्रश्नों को जो मैंने 160 प्लस वाली जो हमारी क्वेश्चन वाला एक वीडियो है उसमें बहुत ही डिटेल से मैंने करवा दिया। उसमें 1 घंटे का वीडियो, आप उसको देख सकते हैं। यही क्वेश्चन रिपीट हुए हैं उस साल भी। ठीक है। तो PYQ इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको आपको नहीं करवा रहा हूँ। ठीक है, डिटेल से नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि मैं पहले करवा चुका हूँ। ठीक है। महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च यात्रा किस वर्ष शुरू किया गया था? तो साबरमती से शुरू किए गए थे, आपको पता है, लेकिन किस वर्ष शुरू किया गया था? 1930 में शुरू किया गया था। कब? 1930 में। ठीक है। देखिए 1930 में शुरू किया गया था
1931 में क्या हुआ था, मैंने आपको बताया 1931 में जो है गांधी इरविन समझौता हुआ था। ठीक है, ये आपको सब याद रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, दिसंबर 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ने ब्रिटिश सरकार से औपचारिक रूप से मांग की थी, तो पूर्ण स्वतंत्रता की मांग किया था। 4 यहाँ से सही उत्तर होगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था, तो किस स्थान पर किया था, तो उस स्थान का नाम है लाहौर, याद रखिएगा। लाहौर इस समय कहाँ है, वर्तमान के पाकिस्तान में है। और कब किया था, तो 1929 में लाहौर में। ठीक है, अगला है, 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और वीके दत्त ने में बम फेंका था। इस घटना का उद्देश्य, जैसा कि उनके पर्चे में बताया गया था, मारना नहीं था, बल्कि वधीरों यानी कि जो सुन नहीं सकते, ठीक है, सुनने के लिए बनाना था। तो कहाँ इन्होंने फेंका था, बम कहाँ फेंका था, ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केंद्रीय विधानसभा में उन्होंने, जहाँ खाली बेंच पड़ी थी, जहाँ कहाँ, जहाँ खाली बेंच पड़ी थी, उन्होंने यहाँ पर क्या फेंका था, बम फेंका था। वे अपनी जो है चीज़ों को क्या कर दिखा रहे थे कि हमें न्याय चाहिए। अगला है, निम्नलिखित में से कौन रहमुल्लाई मस्जिद सभा में संबंध नहीं है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 सैयद अहमद खान। तो तीसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध सिपाही विद्रोह कब शुरू हुआ था, तो सिपाही विद्रोह कब शुरू हुआ, तो 1897 में शुरू हुआ था। ठीक है, जिस 1857 की महाक्रांति के बारे में नाम में से जाना जाता है। कहाँ से शुरू हुआ था, ये मेरठ यूपी से शुरू हुआ था। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में मार्लो मिंटो सुधारों के नाम पर शाही विधानसभा चुनाव में अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों की शुरुआत की गई थी, तो कहाँ की गई थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा, भारतीय पैसा अधिनियम 1919। ठीक है, 1909। अगला है, 1829 में जारी हुए प्रसिद्ध विनिमय, जिसमें सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया और दलितों और दंडनीय बनाया, भारत के किस गवर्नर जनरल ने जारी किया था, तो सीधा सीधा पूछ रहा है कि सती प्रथा का जो अंत है किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था, तो विलियम बेंटिंग के शासनकाल में हुआ था, याद रखिएगा। अगला है, ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीयों के लिए निम्नलिखित में से किसे व्यापक रूप से स्वर्ग से प्राप्त सेवा माना जाता था, तो भारतीयों के लिए स्वर्ग से भारतीय सिविल सेवा, जिससे ICS, तो 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा समझौता 1932 के सांप्रदायिक निर्णय के बाद हुआ था, तो 1932 के सांप्रदायिक निर्णय के बाद हुआ था, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 गांधी अम्बेडकर समझौता, 1 यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, 1930 में शुरू हुआ कौन सा महत्वपूर्ण कार्यक्रम भारतीयों को स्वतंत्रता के लिए अहिंसक आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रेरक करने के लिए और उन्हें एकजुट करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था, तो कौन सा था, तो एक था नमक सत्याग्रह। कौन सा, नमक सत्याग्रह। अगला है, 1916 में भारतीय होम रूल लीग की स्थापना करने वाले प्रसिद्ध ब्रिटिश समाज सुधारक का नाम क्या है, तो प्रसिद्ध जो है ब्रिटिश समाज सुधारक का नाम क्या था, एनी बेसेंट था। क्या, एनी बेसेंट था। 2 यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रांतिकारी 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में स्थापित हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक था, तो कौन था, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा भगत सिंह। क्या, भगत सिंह इसका सही उत्तर होगा। अगला है, 1820 में कलकत्ता के हिंदू कॉलेज में शिक्षक हेनरी लुइस विवियन डोरोजियो में कट्टरपंथी विचारों को बढ़ावा दिया और अपने छात्रों को सभी अधिकारों पर सवाल उठाने के लिए प्रोत्साहित किया के रूप में जाने जाने लगा और छात्रों ने परंपरा और रीति रिवाजों पर हमला किया। महिलाओं के लिए शिक्षा की मांग और विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए अभियान चलाया गया, तो कौन सा अभियान चलाया गया था, तो युवा बंगाल आंदोलन जो है अभियान चलाया गया था। कौन सा, युवा बंगाल आंदोलन अभियान चलाया गया था। इस प्रकार मैंने आपको दोनों वीडियो में आपको 50-50 करके 100 प्रश्न करवा दिए। कितने, 100 प्रश्न करवा दिए, और 100 प्रश्न क्या है, ये PYQ है। इसके पहले मैं आपको प्लस 160 प्रश्न भी करवा चुका हूँ, तो टोटल आपके लगभग 300 प्रश्न हो जाएंगे। आप वो वाला वीडियो देख लीजिए और ये वाला भी वीडियो देख लीजिए, ठीक है। और अगर आप पॉलिटी, जियोग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स आदि से पढ़ना चाहते हैं तो आप चैनल विजिट करके भी पढ़ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।